Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 19th अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर्स डिस्कस करेंगे एंड आज का सोर्स भी हमारे पास द हिंदू ही होगा। तो मेजरली आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो आपके ऑलरेडी कॉन्टेक्चुअल बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली हमें पता होगा, सिर्फ एक आधी न्यूज़ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आने वाली है। अदरवाइज गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, कुछ गवर्नर से रिलेटेड जो अभी असेंट को लेकर दिक्कत चल रही है, कुछ यही सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इंडिया ब्लॉक कंसिडर्स मूविंग अ मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुई है इलेक्टोरल रोल के अंदर, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है उनको निकाल दिया गया है। सो उसके लेकर अब जो स्टेटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आई थी, तो ऑपोजिशन बिलीव्स कि वो सरकार के यहाँ पे पक्ष में बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। सो अब उनकी इंपीचमेंट यानी कि उनकी रिमूवल की यहाँ पे बात आ रही है, नॉट इंपीचमेंट, उनकी रिमूवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023 एक तरह से उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर कमिश्नर्स को कि कोई भी डिसीजन अगर उनके यहाँ पर टेकन बाय देम इन द प्रेजेंट और द पास्ट, उसके अगेंस्ट यहाँ पर उनको इम्यूनिटी मिली जाती है या दी जाती है अंडर दिस एक्ट, है ना। तो अब ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं आर्टिकल नहीं बताऊंगी क्योंकि सिंस मैं अब आपसे क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग पूछने वाली हूँ। सो अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो भी एक्ट यहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड उनकी अगर रिमूवल की यहाँ पे बात की जाती है तो सिमिलर यहाँ पर होता है प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, है ना। बाकी जो है एक्स्ट्रा लॉज जो है पार्लियामेंट बना सकती है। तो हमारे पास ये जो एक्ट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली स्पेशल इम्यूनिटी उनको दे दी गई। 2023 का एक्ट है, रिसेंट एक्ट है। तो इस इम्यूनिटी के तहत वो कुछ भी अपनी पोजीशन पर रहकर काम करेंगे, वो उसके अगेंस्ट उनके यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा सकता। बस एक यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन है, दैट इज रिमूवल, है ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव कैसे किया जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑल्सो इन द सेम मैनर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। देन अब पार्लियामेंट जो है वो डिसमिस भी कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाय अ मोशन 2/3 मेजोरिटी के साथ इन बोथ द हाउसेस, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर द मोशन टू बी एक्सेप्टेड एटलीस्ट 50 मेंबर्स हैव टू साइन दिस इट इन इट्स फेवर। तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर यही चीज बताई गई है। बाकी कुछ जो न्यूज के अंदर आ रहा है ये सारी चीजें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, एक प्रोसेस आपको ले डाउन करके यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। सो उससे जुड़ा सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आर्टिकल 325 इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन अनइक्वल बेसिस, ठीक है। अनइक्वल की जगह यहाँ पे इक्वल बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। इक्वल बेसिस वर्ड यहाँ पे बेटर रहेगा। सेकेंड, आर्टिकल 326 पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। आर्टिकल 327 एडल्ट सफरेज। सो हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कि आर्टिकल 325 के इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन इक्वल बेसिस यहाँ पर आपको बताया गया है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और इन टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मेंशन करके दिया गया है आर्टिकल 325। बाकी 326 एंड 327 यहाँ पे अदला बदली कर दिए गए थे। 326 के अंदर हमें एडल्ट सफरेज के बारे में बताया गया है एंड 327 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। डिफरेंट लेजिस्लेचर्स की यहाँ पे बात की गई है। पार्लियामेंट के पास जो एक्स्ट्रा पावर है टू मेक लॉज रिगार्डिंग देम, ठीक है। आर्टिकल जो है हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए बनता है कि ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। देन सेंटर रोल्स आउट पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल। तो अभी क्या है, रोजगार से आपको पता लग रहा है। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं, दो पार्ट्स है इसके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि अब ये किसके लिए है, हमारे पास जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू देम, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हैं। एम्प्लॉयर्स क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट पहले बताया था। अब इंडिया जो है कंज्यूमर ना बनकर यहाँ पर एक्सपोर्टर बनना चाहती है, मैन्युफैक्चरर बनना चाहती है। तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे जो हमारे पास स्मॉल मीडियम एंड जो एंटरप्राइजेस खुल रही हैं, SMEs जो हम बोलते हैं उनको, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू देम, तो अब एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, है ना। तो वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब 2 साल के लिए मोस्ट प्रोबेबली चलेगी, 2025 से 2027 तक का टाइम पीरियड है इसका स्कीम का, ठीक है। दैट इज विकसित भारत रोजगार योजना। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट में हमारे पास एम्प्लॉयज आएंगे, बी पार्ट में जो ऑफ द पोर्टल है वो वहां पर एम्प्लॉयर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पर अब क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको 15,000 रुपीज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स दिए जाएंगे हर साल, ठीक है, अगर 1 साल वो कंप्लीट कर लेते हैं,
ठीक है। सो अब वही हमने शायद ये पहले स्कीम डिस्कस भी की थी कि 6 मंथ्स के यहाँ पर बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। 6 महीने में आपको 15,000 का हाफ पोर्शन एंड 6 महीने में बाकी जो आपको एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बस आपको टाइम पीरियड यहाँ पर खत्म करना है अपना। सो अब उसके लिए हमारे पास उमंग एप्लीकेशन पोर्टल है जिसके अकॉर्डिंगली 3.5 करोड़ जॉब्स यहाँ पे सरकार चाहती है कि जनरेट की जा सके। एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें तो एक और हमारे पास सर्वे आगे आने वाला है। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ईपीएफओ बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है द स्कीम विल प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ अप टू ₹15,000 ट्वाइस अ ईयर टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ। तो अब स्टेटमेंट जो है ना इसको यहां पर पढ़ लेना ध्यान से। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट में कौन सा बनता है? करेक्ट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, 15,000 रुपीज 2 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, नॉट ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर अगर 15,000 हो गया तो ये 30,000 अमाउंट बनता है हमारा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला था, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाती है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत हो जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो डिटेल में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आफ्टर दिस लेक्चर गेट्स पब्लिश डाल दूंगी। देन राज्यसभा पासिस इंडियन पोर्ट्स बिल एज ऑपोजिशन बॉयकॉट्स डिबेट ओवर एसआईआर। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो पोर्ट्स बिल है ना हमारे पास ओरिजिनली 1908 का हमारे पास एग्जिस्ट करता था, कॉलोनियल टाइम पे था, कॉलोनियल रूल की तरह है, पुराना बिल हो गया। अब डिजिटलाइजेशन उस टाइम पे तो थी नहीं। ठीक है, टेलीग्राम चलता होता था, इवन पोस्टल सिस्टम जो है धीरे धीरे भी यहाँ पे डेवलप हो रहा था, है ना, तो कोने कोने तक तो नहीं पहुंच रहा था। तो अब हमारे पास क्या है, अगेन इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें तो हम क्या लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, है ना, नए पोर्ट्स खोलने की बात की जा रही है। पोर्ट वाली जो सिटीज हैं वहां पर अब हर एक सिटी चाहती है कि हमारे यहाँ पे पोर्ट हो, है ना। अब इवन कि हमारे पास ऑन लैंड जो पोर्ट है उनका नाम क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड है कि जो लैंड पे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो उसको क्या बोला जाता है, तो उनको भी खोले जाने की भी बात की जा रही है। सो अब नया बिल हमारे पास आया है, इस बिल के अकॉर्डिंगली अब जो इंडियन पोर्ट्स बिल है 2025 का, इसने रिप्लेस कर दिया है टोटली 1908 के एक्ट को। सो इसके अकॉर्डिंगली मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि अब रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन सरकार को देने के लिए, ताकि ग्रोथ पोर्ट सेक्टर में कैसे हो सके एंड प्रमोट कैसे किया जा सके कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ पोर्ट्स। एक स्पेसिफिक चीज ये बोली। एंड ये जो बिल है अभी एम्पावर क्या करता है गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई कर सके एक नया पोर्ट या ऑल्टर कर सके साइज ऑफ अ एग्जिस्टिंग पोर्ट। ठीक है, कोई भी पोर्ट का एंड फॉर्मुलेट अ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर मैरीटाइम ट्रेड, कि कैसे किया जाना है वो ट्रेड। तो उन्होंने बोला कि कॉलोनियल हमारे पास लॉ एग्जिस्ट करता था, जो कि अभी यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टेंस में था तो सही, बट उसके भी कोई एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती थी। ठीक है, सो इसी वजह से हमने ऐसे प्रोविजंस को यहाँ पर डाल दिया है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, मॉडर्न एनवायरमेंट, सेफगार्ड्स एंड एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सो आउटडेटेड स्टैट्यूट था ये, अब जो हम रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 है, उन्होंने बोला, जो मंत्री हैं उन्होंने ये चीज बोली कि ये हमारा आंसर है कि हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। एंड साथ में उन्होंने ये बोला कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स, बीट कोस्टल स्टेट्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, पब्लिक, एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। कि फेडरलिज्म क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर मिल गई है ना यहाँ पर, कि कोई नया पोर्ट अगर आप नोटिफाई करना चाहते हो तो हमें बता सकते हो, है ना। किसी तरह की कोऑपरेशन अगर चाहिए, कोई स्टैब्लिशमेंट है जो स्टेट बोर्ड्स की यहाँ पर हो रही, काउंसिल्स की हो रही है, ठीक है, जो फर्दर रिकमेंडेशंस कर सकती है, तो फेडरलिज्म का पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर मिलकर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। अब वो क्यों है ऐसा? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि हमारे पास 2 तरह के पोर्ट्स होते हैं, है ना। अब उनमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट में पोर्ट आता है, ठीक है, वो कौन सा पोर्ट आता है हमारे पास? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, मे भी हो सकता है आई गया क्वेश्चन आपको। द नॉन मेजर सी पोर्ट्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड, एज ऑफ 2023-2024 इंडिया हैड 12 मेजर एंड 217 नॉन मेजर पोर्ट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। एंड ये जो डेटा है मैं यहाँ पे पीआरएस से ही लेकर दे रही हूँ आपको। ठीक है, पीआरएस जो है इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एंड बट ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है वो 110% वी आर श्योर के बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, इंडिया जो है क्लासिफाइड एज अ मेजर या नॉन मेजर पोर्ट्स, तो मेजर पोर्ट्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 सेटअप करती है बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट अथॉरिटी कि वो एडमिनिस्टर कर सके हर एक मेजर पोर्ट को। नॉन मेजर पोर्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर है, अंदर आता है, एंड विच इंप्लाइज दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन देम, हाउएवर दे आर प्राइमरली एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स।
ठीक है। अब हमारे पास एज ऑफ 2023 2024 12 मेजर एंड 217 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। 217 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, 66 जो है हैंडल करते हैं कार्गो, बाय द रेस्ट आर मेनली फॉर फिशिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। एंड एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आपको दी गई है कि पुराने और नए बिल के बीच में डिफरेंस क्या है। देन 23% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स इनऑपरेटिव, ठीक है। सो 23% मतलब 56.04 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन यहाँ पर जो हमारे पास अकाउंट्स है वो इनऑपरेटिव हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से 56.3 में से जो अकाउंट्स हैं एट द एंड ऑफ जुलाई 31 2025 उन्होंने यहाँ पर देखा कि 13.04 सच अकाउंट्स जो है वो इनऑपरेटिव हैं, जिसके अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है इनऑपरेटिव अकाउंट्स का 2.75 करोड़, फॉलोड बाय बिहार दैट इज 1.39 करोड़ एंड मध्य प्रदेश 1.07 करोड़, ठीक है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, बट एज एन एस्पिरेंट हमें जनधन योजना के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या है। सवाल देखते हैं, कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग, रुपे डेबिट कार्ड इज प्रोवाइडेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर। दूसरी चीज, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख। तीसरी स्टेटमेंट है कि एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है अप टू ₹10,000, ठीक है, अप टू ₹10,000। ये भी अब एलिजिबल यूजर्स के लिए होती है, हर एक के लिए नहीं होती। तो जनधन योजना के अकॉर्डिंगली क्या है, लोन्स इजीली मिल रहे हैं, ठीक है। लोन्स होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, एंड यहाँ पर सर्टेन कैटेगरीज होती हैं कि किस बेसिस पे आप लोन को चुकता कर रहे हैं। एंड लोन को अगर आप चुकता कर देते हैं टाइम पे तो उसके अकॉर्डिंगली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। हर बार नहीं होता ऐसा कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू वर्ड यहाँ पर पढ़ लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दी गई थी, क्योंकि जनधन योजना के बारे में तो सब पढ़ लेते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, बेसिक सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए यहाँ पर आपको सारी चीजें यहाँ पर जनधन योजना को लॉन्च किया गया था। तो अब जानबूझ के मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, तो आप मुझे ईयर बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कौन से साल में लॉन्च की गई थी, ठीक है। सो अब इसी बेनिफिशियरीज के थ्रू हमें एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि सवाल आपको ऐसे ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको कोई पूछेगा नहीं यूपीएससी के अंदर, है ना। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को हम रेज करते रहते हैं उनका लेवल, कि आपको पता लगे। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट्स आपको जनधन योजना के तहत इन्हीं की वेबसाइट पे दी गई थी, ठीक है। सो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन हु डिसाइड्स नॉमिनेशंस टू यूटी असेंबलीज। सो यहां पर आपको 3 केसेस दिए गए हैं। पहला केस आपको दिया गया है जेएंडके के केस में, दूसरा आपको केस दिया गया है दिल्ली का, ठीक है, तीसरा केस आपको दिया गया है यहाँ पे पुडुचेरी का। कि इनके केसेस में यहाँ पे तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं। नॉमिनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉमिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो यूनियन टेरिटरीज एक्ट है वो कैसे डिसाइड की जाती है, एंड 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस लॉज आपको बताए गए हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब स्पेसिफिकली क्या है कि अब जेएंडके में 5 मेंबर्स, इसका कॉन्टेक्स्ट शायद हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कि अब जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जेएंडके अब यूटी का स्टेटस अभी है उनके पास, स्टेटहुड और अभी उन्हें मिली नहीं है, यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी सिंस यहाँ पे लॉज की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो हमारे पास एलजी हैं जेएंडके के, उनके पास यहाँ पर पावर है कि 5 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया था। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं यहाँ पर बोला गया है, एक्ट के तहत ये चीज बोली जा रही है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये चीज बोली जा रही है कि जो 5 मेंबर्स है ना, इनको नॉमिनेट करने में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उनसे किसी भी तरह का रेफरेंस या किसी भी तरह का सलाह मशवरा यहाँ पर एलजी नहीं करेंगे। वो डिस्क्रिशन के बेसिस पे होगा कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। जिसपे सवालिया निशान हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास इतनी कोई पावर्स है नहीं, तो नॉमिनेशंस को लेकर इतना ज्यादा उनसे मुद्दा नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे पूछा जरूर जाता है। बट पुडुचेरी के केस में भी अगर हम देखें तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है ना। तो उस चीज को इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने सबमिट किया है कि जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेएंडके के अंडर, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 5 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जेएंडके कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी चीज आपको ये बोल रही है कि नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन द लोकसभा एंड एंग्लो इंडियन मेंबर जो एक होता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया, वो हमें पता है, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो राज्यसभा जो है उसमें 12 ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इसमें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो जो 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं,
ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जहां पे है, तो 6 ऐसी स्टेट्स है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि 6 सी कौन सी स्टेट्स हैं। तो उन 6 में से अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर 1/6 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बट वो अगेन गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होती है एंड यहाँ पे स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस जरूरी होती है। ठीक है, अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ऊपर भी चले गए। देन यूनियन टेरिटरीज की जब हम बात करें, अभी हमने यहाँ पे पार्लियामेंट एंड स्टेट्स की बात की, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो 3 यूनियन टेरिटरीज की हैं बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट गवर्न होती हैं। तो उनका जो सेक्शन 3 है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ठीक है। अब दिल्ली के केस में उन्होंने बोला कि स्पेसिफिकली 70 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दिल्ली असेंबली के अंदर, नो नॉमिनेटेड एमएलएज इन द दिल्ली असेंबली, तो केस ही खत्म हो गया। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है 30 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अप टू 3 मेंबर्स यहाँ पर पुडुचेरी असेंबली के अंदर नॉमिनेट कर सकती है। बट अब सेक्शन 14 ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि अमेंड किया गया था इन द ईयर ऑफ 2023, ये प्रोवाइड करता है 90 इलेक्टेड सीट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K। अब एडिशन में यहाँ पे सेक्शंस कौन से डाले हुए हैं, 15, 15A, 15B, जो कि अब LG को नॉमिनेट करने के लिए टोटल ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें 2 विमेन, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स और 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू द J&K असेंबली वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अब कोर्ट की रूलिंग के बेसिस पर उन्होंने समझाया कि डिफरेंट चीजें क्या है। पहला केस आता है पुडुचेरी असेंबली का, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पर ओवरसी किया। के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। उसमें उन्होंने बोला कि जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट की, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 3 मेंबर्स इनटू द असेंबली ऑफ पुडुचेरी, बट इट नीड नॉट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक सिचुएशन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ये आई, ठीक है, बट उन्होंने यही बोला कि नेवरदलेस कि अगर हम इंपॉर्टेंस कंसिडर करें मैटर की, तो लार्जर प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान में रखें, कोर्ट ने प्रोवाइड की सर्टेन रिकमेंडेशंस जो कि कंसिडर की जानी चाहिए बाय द पार्लियामेंट। तो ये रिकमेंडेशंस क्या थी कि इट सजेस्टेड कि एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट ले डाउन की जा सके यूटीज एक्ट के अंडर, ताकि एक क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रोसीजर जो है नॉमिनेशन का, उसके ऊपर क्लैरिटी मिल सके एंड ये प्रोवाइड करे क्लैरिटी अबाउट कि जब नॉमिनेशन आती है एंड कहां से आएगी, कौन सा ऑफिस करेगा एक्सरसाइज ऐसी पावर ऑफ नॉमिनेशन एंड किसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर लगेगी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील तो कर सकते हो, बट यही डिसीजन को सेट असाइड करने में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि जो रिकमेंडेशंस है इस जजमेंट की, मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया। तो पहले इनिशियल केस हमारे पास यहाँ पर जो पुडुचेरी वाला था, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे ट्राई किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, जो उन्होंने डिसीजन दिया वो सही है, बट जो उन्होंने रिकमेंडेशंस यहाँ पर बोली है उसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दूसरा केस आता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होंगे, मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होंगे, और जो लेजिस्लेचर है वो लोगों यानी कि इलेक्टोरेट को यहाँ पर अकाउंटेबल होंगे, लोगों को अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि एलजी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट जहां पे दिल्ली असेंबली के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं आती। तो उन्होंने दिल्ली के केस में ये चीज का डिसीजन दिया। बट इस केस में यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टू सर्विसेज इन दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जा रही थी। तो इस जजमेंट का जो रैशनल है मे होल्ड गुड फॉर नॉमिनेशन मेंबर्स फॉर द असेंबली एज वेल, कि अगर हम दिल्ली वाला केस देखें तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो एलजी अगर बाउंड है, अगर हम बाकी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो पुडुचेरी के केस में अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पर तो अगर पुडुचेरी में तो नॉर्मल नॉमिनेशन की यहाँ पे बात की जा रही थी, बट अगर रिकमेंडेशंस की तो यहाँ पर ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि अब नई जजमेंट हमारे पास आ गई, तो पिछले जजमेंट की इतनी वैल्यू नहीं होती है, प्रेसिडेंट जो है वो उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। तो हमारे पास जो नई जजमेंट दिल्ली की आती है वो बोलते हैं कि वहां पर हमने सर्विसेज की भी बात को इंक्लूड किया था। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर एलजी बाउंड होते हैं तो अब उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे जेएंडके के केस में कैसे बनेगी उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यूटी को क्या करना चाहिए या व्हाट शुड बी डन। यूटी जो है एंजॉय नहीं करती एज अ सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू फुल फ्लेजेड स्टेट। तो जेएंडके की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पहले ज्यादा पावर थी जब स्टेटहुड थी, बट अभी यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वैलिडेट कर दिया है इसका यूटी का स्टेटस, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि इसको स्टेटहुड वापस जल्दी से जल्दी दी जा सके। ठीक है, सो अब यहां पर यह बोला गया है
कि हाउएवर जो पॉलिटिकल डिफरेंस है वो यहाँ पर किस वजह से आ रहा है कि यूटी की जो गवर्नमेंट यहाँ पे दैट इज जेएंडके की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट बनी है वो इन ऑपोजिशन है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहां पर तो ये दोनों गवर्नमेंट सेम होती हैं वहां पे तो सिचुएशन बिल्कुल स्मूथ होती है, बट जहां पे ये सरकारें दोनों अलग अलग हो जाती हैं तो वहां पे मुद्दा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन दी एंड उन्होंने यही बोला कि इन सबको यहाँ पर हटा के साइड पर हमें एक्चुअली में लोगों के लिए काम करना चाहिए कि कोई अगर क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो दे देनी चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सवाल क्या है, लक्ष्मी नारायणन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल चेन ऑफ कमांड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मैंडेटरी फॉर द नॉमिनेशन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इनको अदला बदली कर दिया गया था। अभी तो मैंने बताया कि लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मैंडेटरी फॉर नॉमिनेशन यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाला जो केस था हमारे पास ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात यहाँ पर की गई थी। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 5.2% इन जुलाई, गवर्नमेंट का सर्वे क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के अकॉर्डिंगली। अब डेटा जो है इन डिटेल आप पढ़ लेना कि मेन कितने हैं अर्बन एरियाज में, कितने हैं फीमेल जो है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कितने हैं, वो डेटा आपको यहाँ पर इन डिटेल दिया गया है, एज इट इज दिया गया है। कलर कोडिंग इसीलिए यूज की गई है ताकि आप पढ़ सको उसको इजीली। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो वो 5.2% जुलाई में आ गया है, जो कि 5.6% इन जून था। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी बोलते हैं, वो रिलीज करता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली अब हम सवाल देखते हैं कि लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे इज रिलीज बाय मॉस्पी। ठीक है, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इंक्रीज इन जुलाई टू 5.6% विच वाज 5.2% इन जून 2025, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि हमने पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिर गया है, तो अदला बदली हो गई दोनों की वैल्यूज की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनता है। देन सुप्रीम कोर्ट डेफर्स हियरिंग पंजाब पिटिशन ओवर डिले इन क्लियरिंग बिल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास मुद्दा आता है दैट इज असेंट गिवन बाय गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू जो स्टेट के लॉज होते हैं। ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारे पास बिल पास करती है। ठीक है, तो अब ये असेंट के लिए कोई टाइमिंग तो स्पेसिफाइक नहीं की गई है, बट हमें ये भी पता है कि तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर यहाँ पे मुद्दा चल रहा था, तो अब अकॉर्डिंगली यहाँ पर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दी जानी चाहिए ये असेंट, है ना, ये चीज बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट वो टाइम फ्रेम क्या है वो उस चीज को डिफाइन नहीं किया गया। बट यहाँ पे इस मुद्दे के अंदर ना केस क्या है कि उन्होंने प्लीड क्या किया, तो आप केस के अंदर कभी भी रिप्रेजेंट करते हो वहां पे प्लीड क्या कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने चैलेंज किया प्रेसिडेंट के प्रोलॉन्ग्ड डिले इन एक्टिंग ऑन 2 स्टेट बिल्स रेफर्ड टू हर बाय द गवर्नर, एंड उन्होंने ये बोला कि कवर करो आप अप्रैल 8 की रूलिंग। अप्रैल 8 रूलिंग जो है हमारे पास जो तमिलनाडु गवर्नर केस है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि या तो डायरेक्ट जो करें गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बोला कि आप ये चीज में जजमेंट दे दो कि गवर्नर को या तो डायरेक्ट करे कि कंप्लाई करे विद द रूलिंग, या जो डिक्लेयर कर दे गवर्नर का इनएक्शन इलीगल एंड ट्रीट करे इस बिल को कि वो पास हो चुका है। उन्होंने बोला कि या तो ये अप्रैल 8 की रूलिंग के अकॉर्डिंगली चला जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है, या फिर ऑटोमेटिकली मान लिया जाए कि डिले जो है वो इलीगल है, हमने पास कर दिया है बिल। तो ऐसे थोड़े ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है यार, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बोला गया कि हम अभी जो ये डिसीजन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने मेंबर्स होता है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस चीज के ऊपर डिसीजन दे सके कि एक्चुअली में क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है भी या नहीं कि हम इस चीज को कंप्लाई कर सके या हम डायरेक्ट कर सके टू द प्रेसिडेंट और आइदर टू द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे अभी डिसीजन आना बाकी है, बट उन्होंने यही बोला कि प्लीड आपने कुछ चीजें गलत कर दी हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ा सवाल अब हम एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट देखते हैं, स्टेट पीसीएस का अगर आपको एग्जाम है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज टू असेंट और डिनाई टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर within 6 weeks. Second, Article 200 of the Indian Constitution deals with the power of the governor to assent to the bills. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे गवर्नर के पास असेंट देने के लिए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं दी गई है। अगर उन्होंने रिजर्व कर लिया बिल तो रिजर्व कर लिया है, कुछ नहीं कर सकते ना। 6 हफ्ते वाली बात तो है नहीं, वहाँ 6 हफ्ते वाली बात आती है हमारे पास, असेंट देने वाली नहीं होती। वैसे 6 हफ्ते वाला जो टाइमिंग है हम जनरली ऑर्डिनेंस को लेकर देखते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस की बात अलग हो जाती है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑब्वियसली बात है गलत है क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल 200 जो है वो सेंट की पावर यहाँ पर गवर्नर को देता है। ठीक है, या वो रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो अपना सेंट यहाँ पर मुद्दे को दे सके। देन यूएनएचसीआर सस्पेंड्स रिपैट्रिएशन ऑफ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। तो हमें यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी, ठीक है,
रिपैट्रिएशन मीन्स कि वापस अपने घर वापसी की बात की जाती है। सो अब तमिल रिफ्यूजीज श्रीलंका में जो अब इश्यूज चल रहे थे, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो श्रीलंका से चले गए थे, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, उनका इल ट्रीटमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने भागे जब वो देश से, जब श्रीलंका में इश्यूज चल रहे थे इंटरनली, कुछ जो सिविल वॉर उनकी चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू दैट। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने बचाव के लिए भागे हैं यहाँ पर, बट आप इमिग्रेशन के आपने लॉज जो है पूरी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे UNHCR बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, जो कि रिफ्यूजीज़ के साथ यहाँ पे टिपिकली डील कर रहा है। उन्होंने बोला कि यार अगर उन्होंने इमिग्रेशन का यहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर पाया वो प्रॉपर प्रोसेस, तो उन्होंने अपनी जान तो बचानी है ना, उस चीज़ का तो राइट उनके पास यहाँ पर है ही है, तो यू शुड टेक देम बैक, क्योंकि उनकी भी जो है डिग्निटी एग्जिस्ट करती है, दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। ठीक है, तो पूरी स्टोरी आपकी यहाँ पर ये थी। अब हमने UNHCR के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सवाल देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। Second, UNHCR is wholly funded by the United Nations. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओनली वन। तो रिफ्यूजीज की बात करते हैं तो 1950 के अंदर इसको यहाँ पर बनाया गया था, स्पेसिफिकली जो हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, उसके बाद जो रिफ्यूजीज की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई थी 1945 में, जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली 1950 में इसका गठन किया गया, राइट, ताकि जो ओरिजिनली यूरोपियंस हैं जो डिस्प्लेस हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यहाँ पर उनको असिस्टेंस मिल सके, उनको नेटिव कंट्री में उनको वापस भेजा जा सके। एंड फंडिंग की बात करें तो वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर यहाँ पर, जो कि सरकारों की तरफ से, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एंड इंडिविजुअल्स की तरफ से आती है, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका स्टेटमेंट नंबर ए बनता है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गई। तो अब अच्छा, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जल्दी से। ठीक है, सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल इन लोकसभा टू डीक्रिमिनलाइज ओवर 200 प्रोविजंस। तो हमने कल जो जन विश्वास बिल है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया था, इसके बारे में आप थोड़ा सा और आइडिया ले सकते हो, लाइट रीडिंग दे सकते हो। सेंटर टू इंट्रोड्यूस बिल इन लोकसभा टू एस्टैब्लिश IIM इन गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी की बात हो रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट की उनको रिगार्डिंग बात हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लूप में लेना पड़ेगा। एजुकेशन की बात आती है तो आप कह सकते हो कि वो हमारे स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बिल पास किया गया है IIM की गठन करने के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए एक थोड़ा सा न्यूज़ है। इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून इन 2040 जितेंद्र सिंह इन लोकसभा। तो यहाँ पर ना आपको मिशंस के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना है, नहीं क्वेश्चन आर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना। उसके अलावा बंगाल CM अनाउंसेस स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फेसिंग हरासमेंट। तो स्कीम का नाम हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, इससे नाम शुरू हो रहा था, हाँ, स्वास्थ्य साथी। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली स्वास्थ्य साथी, इनके पास पोर्टल भी है, स्पेसिफिकली श्रम श्री करके स्कीम का नाम है, एंड इनको 5000 रुपीज़ मिल रहे हैं अप टू 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो जब तक वो जॉब नहीं मिल जाती। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक बार थोड़ी इसको लाइट रीडिंग फिर से दे देना, सिंपल सी बात है। इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी वन ऑनगोइंग बैच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर। एंड कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800-890-3043 या sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी करके चीज़ें पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।